गुड मॉर्निंग होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का ये सेशन आपके डिमांड के अनुसार करंट अफेयर से होने वाला है। करंट अफेयर वो भी लास्ट 12 मंथ की हम यहाँ पर आपके करंट अफेयर को कंप्लीट करवाएंगे, जिसकी ये क्लास 1 होने वाली है। इस क्लास में 1 से लेकर 40 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं विद उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। और जो भी स्टूडेंट को करंट अफेयर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, उनके लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। तो ये क्लास आपके लिए डेमो क्लास होने वाली है। अगर इस क्लास में आप लोग अपना फीडबैक अच्छा करते हैं तो ये क्लास अपनी कंटिन्यू होने वाली है। तो इस क्लास में अगर आप लोग अच्छा फीडबैक करते हैं तो ये आपकी क्लास कंटिन्यू रखी जाएंगी। उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात और, इस क्लास का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ करते जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को हमारे साथ करना है। बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को याद कराने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। प्रत्येक क्वेश्चन की समझाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, ठीक है। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाना है, क्योंकि आप सभी को पता है 25 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। तो अब आपके पास एंजॉय करने का टाइम नहीं बचा है। एकदम सीरियस ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे और इस क्लास में अगर अपना फीडबैक दोगे तो ये क्लास आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट कर दी जाएगी करंट अफेयर की, वो भी यहाँ पर डेली बेस पर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो कर दीजिए सेशन को लाइक के माध्यम से अपनी अटेंडेंस को फुलफिल। हम करते हैं अपने इस सेशन को स्टार्ट। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अपने माइंड के थ्रू एकांत स्थल में बहुत धैर्य के साथ देखना है, समझना है और राइट आंसर बताने की कोशिश करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको समझ में ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है, राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा हमारे साथ साथ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंध रखती थी? यहाँ पर दो फैक्ट हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन में दिया गया है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, बिल्कुल उन सभी का सही हो जाता है। ओडिशा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूं तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म और राजनीतिक जीवन ओडिशा राज्य से जुड़ा है, तो इसलिए वे ओडिशा के मयूरभंज जिले से आती हैं। 2022 में वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। वे पहले ओडिशा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, इसलिए उनका राज्य ओडिशा ही माना जाता है, उससे ये संबंध रखती हैं। लेकिन एक फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉप पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, अक्सर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, झारखंड चुन लेते हैं क्योंकि वे वहाँ की राज्यपाल रह चुकी थी। तो लेकिन ये सवाल है, क्वेश्चन में पूछा गया कि ये संबंध किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चुना है, तो बिल्कुल सही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं? तो हाल ही में जो अपनी गवर्नमेंट है, इन्होंने 2 नए कानून लागू किए हैं, 3 या 4 या 5। तो यहाँ पर अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। मैं आपको डिटेल के माध्यम से बता दूं, भारत सरकार ने ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को हटाकर नए आपराधिक कानून लागू किए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए हैं। ये 3 नए कानून इस प्रकार से हैं, जो कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है, ये आईपीसी 1860 की जगह पर लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा जो है बीएनएसएस सीआरपीसी की जगह पर लाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है बीएसए, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत लागू किया गया है। ये आपको याद कर लेना। ये 3 आपके नए कानून बनाए गए हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूं तो आप समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। अगर पहले कोई अपराध होता था तो ये आपकी 3 ये धाराएं लगती थी। अब वही अपराध अगर करोगे तो ये आपकी हट करके यहाँ पर अब बीएनएस लगेगा, बीएनएसएस लगेगा, बीएसए लगेगा। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी कि आईपीएससी की जगह पर बीएनएस और सीआरपीसी की जगह पर बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह पर बीएसए लागू करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, न्याय संहिता बीएनएस किस कानून की जगह लाई गई है? आप सभी को ध्यान से देखना है। क्या सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट या आईटी एक्ट? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है, ये आईपीसी की जगह पर लाई गई है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आईपीसी का फुल फॉर्म पता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आपने लॉक किया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड 1860, आपका हो जाता है फुल फॉर्म इसका। भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस को इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 की जगह लाया गया है।
आईपीसी ब्रिटिश शासनकाल का कानून था जिसे बदलकर भारतीय संदर्भ और आधुनिक जरूरतों के अनुसार बीएनएस बनाया गया है। तो ये आपको फैक्ट याद कर लेना है। अगर डिटेल से मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो देखिए, पहले अगर चोरी या हत्या या दंगा जैसे अपराध होते थे तो आईपीसी की धाराएं लगती थी। अब वही अपराध करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईपीसी नहीं बीएनएस की धाराएं लगेंगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। अगर क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस क्लास को लाइक करके कमेंट बॉक्स में इस सीरीज को कंटिन्यू रखी जाए या ना रखी जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जो 3 ऑप्शन आपके दिए गए थे, सीआरपीसी इसकी जगह पर बीएनएसएस लाई गई है, इंस एक्ट जो है इसकी जगह पर बीएसए लाई गई है, आईटी एक्ट अभी लागू नहीं है। तो अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये शिक्षा, रोजगार, महिला आरक्षण या स्वास्थ्य। तो आप सभी को पता होगा नारी से रिलेटेड है, तो महिला आरक्षण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए यहाँ पर डिटेल से मैं आपको बता दूं, कह रहा है आपने ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक किया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2000 जो 23 है, ये सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित है। यह अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए किसी विधानसभा में कुल 300 सीटें हैं, तो इस अधिनियम के लागू होने पर लगभग 100 सीटें महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित होंगी, बिल्कुल 100%। तो इनको 33% की यहाँ पर छूट दी गई है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा महिला आरक्षण अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, ये अभी आपसे वहां पर मैंने बताया है। तो ये इसको डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, टाइम कंज्यूम मत करिए। ऑप्शन नंबर सी 33% की छूट दी गई है, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। ट्रैप पॉइंट की बात करें तो 50% लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि यहाँ पर 50% आरक्षण है, लेकिन सवाल महिला आरक्षण अधिनियम का है, तो आप लोग संसद विधानसभा का जो वैसे यहाँ पर मार्क्स इसलिए कट जाते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर 50% को अंधी में चूज कर देते हैं, वो 33% को भूल जाते हैं, तो इस क्रम में उनका नंबर कट जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कहाँ स्थापित किया गया। पृथ्वी की कक्षा, सूर्य की सतह, लैग्रेंज पॉइंट 1 या चंद्रमा पर। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, हमें फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर अगर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए हैं बिल्कुल उनका सही हो जाता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं, आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य अधिनियम मिशन है जिसे सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर स्थापित किया गया है। L1 की खासियत है यहाँ से सूर्य को लगातार 24/7 देखा जा सकता है, पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती है, गुरुत्वाकर्षण संतुलन बना रहता है, ये इसकी खासियत है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा है, ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से पूरा एरिया साफ दिखे, वैसे ही L1 से सूर्य की हर गतिविधि बिना रुकावटी देखी जा सकती है। ये ऐसे ही वर्क करता है। आप सभी लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे, आई होप। बाकी अदर जो एग्जाम्पल दिए गए थे, पृथ्वी की वहां से सूर्य पूरी तरह नहीं दिखता है, ये इसलिए गलत हो गया। और सूर्य की सतह तकनीकी रूप से असंभव है, इसको काट देते हैं। चंद्रमा सूर्य अध्ययन के लिए नहीं है, तो इसको भी काट देते हैं। बचा क्या था आपका, जो आपके ऑप्शन सी में दिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम ई बस सेवा किससे संबंधित है। अगर मैं बात करूं पीएम ई बस सेवा किससे संबंधित है, रेलवे, स्वच्छ ऊर्जा या शहरी परिवहन या ग्रामीण विकास। तो बस सेवा से ही ये आपका पता चल रहा है कि ये शहरी परिवहन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगर डिटेल में आप समझना चाहें तो पीएम ई बस सेवा योजना का उद्देश्य यह है कि शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें, ई बसेस चलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना, प्रदूषण और ईंधन खर्च कम करना। यह परियोजना शहरी क्षेत्रों के लिए है, इसीलिए उत्तर नंबर आपका कौन सा है, उत्तर नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूं तो मान लो किसी शहर में डीजल बसों की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलने लगे, डीजल बसों की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलने लगे, तो वहां पर धुआं कम होगा, यात्रा सस्ती हो जाएगी, शहर का ट्रैफिक सिस्टम बेहतर हो जाएगा। यही पीएम इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का लक्ष्य है। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर सी को अगर लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है, बताने की राइट आंसर कोशिश करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित हो रही है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में स्थापित हो रही है। गुजरात को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। भारत सरकार की सेमिकॉन इंडियन प्रोग्राम के तहत भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण फैक्ट्री गुजरात राज्य में स्थापित की जा रही है। यह परियोजना टाटा ग्रुप प्लस विदेशी पार्टनर के सहयोग से है। यह परियोजना टाटा ग्रुप प्लस विदेशी पार्टनर के सहयोग से है। इसका उद्देश्य है भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, गाड़ी, इसमें चिप सेमीकंडक्टर लगते हैं। अगर चिप भारत में बनेगी तो विदेश पर निर्भरता कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी मजबूत हो जाएगी और सस्ती बैठेगी। तो इसका प्रमुख कार्य है, इसीलिए यह फैक्ट्री गुजरात में लगाई जा रही है। का चर्चा में है लेकिन पहली फैक्ट्री नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। तमिलनाडु की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स हब है लेकिन पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री नहीं है। की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हब है लेकिन पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री नहीं है। अगर कर्नाटक की बात करूं तो आईटी हब है पर चिप फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए आपका गलत हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या बीजिंग? इनको मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20 का स्थायी सचिवालय रोम, जो कि इटली में स्थित है। G20 की शुरुआत 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। इसका प्रशासनिक और समन्वय कार्य रोम स्थित सचिवालय से संचालित होता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, अभी भी अगर ना समझ में आया हो, तो जैसे भारत सरकार का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, वैसे ही G20 का स्थायी प्रशासनिक केंद्र रोम इटली में स्थित है। बाकी न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय है। पेरिस आपका गलत हो जाता, OECD यानी कि यूनेस्को है। और बीजिंग में G20 सचिवालय नहीं है। तो इस क्रम में ये सारे विकल्प आपके हो जाते हैं गलत। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है आईएनएस सूरत आईएनएस सूरत किस श्रेणी का युद्धपोत है? 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आईएनएस सूरत किस श्रेणी का युद्धपोत है? फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर या पनडुब्बी? अगर हम लोग बात करें 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा आईएनएस सूरत किस श्रेणी का युद्धपोत है? फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर या पनडुब्बी? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ये ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रॉयर से संबंधित है। डिस्ट्रॉयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईएनएस जो कि होता है सूरत, यानी कि आईएनएस सूरत में ये है भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। भारतीय नौसेना का गाइडेड सब यार भब भर दे हो। यह भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यह प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत बनाया गया था। यह युद्धपोत एयर डिफेंस, एंटी शिप, एंटी सबमरीन युद्ध में सक्षम है। यह युद्धपोत एयर डिफेंस, एंटी शिप, एंटी सबमरीन युद्ध में सक्षम है। अगर मैं डिटेल से आपको समझाना चाहूँ तो मान लो समुद्र एक बॉर्डर है और वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं। जैसे रोड पर जीप, गश्त, ट्रक, सामान ढोना और टैंक भारी हमला पर वर्क करते हैं। और वैसे ही समुद्र में फ्रिगेंट जो होता है हल्की सुरक्षा, और पनडुब्बी चुपचाप हमला, और डिस्ट्रॉयर तेज प्लस ताकतवर मल्टीटास्क के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। और अगर हम लोग बात करें आईएनएस सूरत जो है ये समुद्र का टैंक प्लस मिसाइल वाला है। इसका काम होता है दुश्मन के जहाज को मारना, हवाई हमले से रक्षा करना, पनडुब्बी से सुरक्षा, फ्लीट की सुरक्षा, इसलिए इसे कहते हैं डिस्ट्रॉयर यानी कि तबाही मचाने वाला। तो ये आप लोग सही कर लेना। अगले क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत रत्न की घोषणा हाल ही में किसे भारत रत्न देने की घोषणा हुई है? MS धोनी, लाल कृष्ण 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा हाल ही में किसे भारत रत्न देने की घोषणा हुई? MS धोनी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन? तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर
बी जिन्होंने लॉक किया होगा लाल कृष्ण आडवाणी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पर चलें तो भारत सरकार ने हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इन्हें उनकी राजनीतिक और राष्ट्रीय सेवा के लिए सम्मानित किया जा रहा है। भारत रत्न अब तक अनेक महान लोगों को दिया जा चुका है और ही में इसकी घोषणा उन प्रतिष्ठित नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी के लिए की गई है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है COP 28 सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? जैव विविधता, कार्बन टैक्स, फोसिल फ्यूल ट्रांजिशन या समुद्री प्रदूषण। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 जलवायु सम्मेलन में दुनिया के लगभग सभी देशों ने जैविक ईंधनों को कम करके स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण करने पर जोर दिया है, जो कि यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। यह पहला मौका था जब इस तरह की बात औपचारिक समझौते में शामिल हुई। इसका मुख्य मकसद ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और नेट जीरो 2050 लक्ष्य को हासिल करना। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें आसान भाषा में तो मान लो हमारे शहर में हर कोई पुराने पेट्रोल और डीजल वाले ऑटो और बसें चला रहे हैं। हवा बहुत गंदी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब शहर की सरकार कहती है अब हम सभी बसें और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक या सोलर वाले चला रहे हैं, यानी पुराने ईंधन फॉसिल फ्यूल को छोड़कर स्वच्छ ऊर्जा अपनाना। बस वही COP 28 का मुख्य एजेंडा है। दुनिया के सारे देश मिलकर यही कर रहे हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर हम लोग बात करें 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी किस बैच की थी? आपको पता होना चाहिए ये पहली महिला IPS अधिकारी थी 1970, 1971, 1972 या 1973। तो आप सभी को पता होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1972 आप सभी का करेक्ट हो जाता है। जानकारी ले लेते हैं कि किरण बेदी भारत की पहली महिला इंडियन पुलिस सर्विस IPS अधिकारी हैं। वे 1972 बैच से आई थीं। का उद्देश्य था महिलाओं के लिए पुलिस में रोल मॉडल बनाना और अपराध नियंत्रण में सुधार लाना। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ने आपने चूज किया होगा। किरण बेदी भारत की पहली महिला इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS अधिकारी हैं। वे 1972 बैच से आई थी। उनका उद्देश्य था महिलाओं के लिए पुलिस में रोल मॉडल बनाना और अपराध नियंत्रण में सुधार लाना। अगर हम लोग इसको समझाने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। मान लो स्कूल में पहली लड़की किसी खेल या प्रतियोगिता में जीतती है, सब कहते हैं वाह उसने इतिहास रचा। ठीक वैसे ही किरण बेदी पहली महिला IPS 1972 बैच में थी। उन्होंने पुलिस में कई नई राह खोली और कई सुधार किए। तो इस क्रम में आपका राइट आंसर 1972 हो जाता है। 1970 आपका दिया गया था, ये बहुत पहले लेकिन नहीं था। 1971 एक साल पहले था इसलिए गलत था और 1973 एक साल बाद था तो इसलिए आपका गलत था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी को लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हाल ही में AI एक्ट किस संगठन ने पारित किया है? UNO, WTO, EU या G7। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी EU हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को EU का फुल फॉर्म पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। AI एक्ट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट एक कानून नियम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल को नियमित और सुरक्षित बनाता है। यह कानून यूरोपियन यानी यूनियन EU ने पारित किया है। यह AI को जोखिम के आधार पर वर्गीकरण देता है। इसका लक्ष्य यह है कि AI सुरक्षित रहे, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, तकनीकी का गलत इस्तेमाल ना हो, नवाचार भी बढ़े। यह पूरी तरह EU के देशों में लागू होने वाला सबसे बड़ा AI नियम है। तो आप समझ सकते हैं। अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं समझना है, वो पहले से समझ चुका है, तो वो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता है। 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है यूविन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिक्षा डेटा, रोजगार पंजीकरण, टीकाकरण, ट्रैकिंग या महिला सुरक्षा। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है टीकाकरण ट्रैकिंग बिल्कुल सही हो जाता है। टीकाकरण ट्रैकिंग की बात करें यूविन पोर्टल भारत सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है जिसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण को डिजिटल रूप से ट्रैक करना
और उसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। यह सीधा टीकाकरण रिकॉर्ड और ट्रैकिंग सिस्टम है जो हर बच्चे और गर्भवती महिला की वैक्सीन जानकारी को ऑनलाइन रखता है। यह आप सभी को पता हो गया होगा। ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा भारत में महिला हेल्पलाइन 181 किस मंत्रालय से जुड़ी है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी के साथ किया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं महिला हेल्पलाइन 181 का उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा, शोषण और अन्य सुरक्षा संबंधी मामलों में मदद प्रदान करना। यह हेल्पलाइन राष्ट्रीय स्तर पर 24/7 उपलब्ध है। इसे WCD संचालित करता है। हेल्पलाइन पर कॉल करने पर महिलाएं कानूनी सलाह, मानसिक समर्थन, स्थायी पुलिस और NGOs से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तो इसका नंबर बी आप सभी का हो जाता है सही। अगर हम लोग डिटेल में जानकारी दें तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई महिला सड़क पर परेशान हो रही है या घर में असुरक्षित महसूस कर रही है, वह 181 पर कॉल कर सकती है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मदद मिलती है उसको। जैसे स्कूल में किसी बच्ची को मदद चाहिए तो सुपरवाइजर या टीचर से तुरंत मदद मिल जाती है या प्रिंसिपल से तुरंत मदद मिल जाती है, वैसे ही ये आपका नंबर वर्क करता है। ठीक है, तो एज इट इज आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा वन स्टाफ सेंटर योजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, NGO या विश्व बैंक। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे करेक्ट आंसर केंद्र सरकार ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल से समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपने केंद्र सरकार सही किया है। अगर हम लोग बात करें वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता OSC। योजना महिलाओं के घरेलू हिंसा, बलात्कार या अन्य अपराध से सुरक्षा और सहायता के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है पीड़ित महिलाओं को एक जगह ही मदद मिलना, कानूनी चिकित्सा, मनोविज्ञान सहायता। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और संचालित की जाती है। राज्य सरकारें इसे स्थानीय स्तर पर लागू करती हैं, लेकिन फंडिंग और नीति केंद्र सरकार से आती है। अगर हम लोग अभी भी नहीं समझे तो आप समझ सकते हैं कि सोचो भाई, अगर स्कूल में कोई बच्ची परेशान है और एक हेल्प डेस्क है जो हर तरह की मदद होती है, वहां पर स्कूल प्रशासन, केंद्र सरकार फंड देता है। इसी तरीके से जैसे स्कूल प्रशासन है तो स्कूल प्रशासन की जगह पर यहाँ पर केंद्र सरकार फंड देता है। टीचर है, टीचर की जगह पर राज्य या स्थानीय मदद करते हैं। तो वैसे ही वन स्टॉप सेंटर केंद्रीय फंड और राज्य पर संचालन करते हैं। वन स्टॉप सेंटर फंडिंग केंद्र सरकार से मिलती है। अगर वित्त पोषण आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा केंद्र सरकार याद कर लेना, ये केंद्र सरकार ही प्रोवाइड करवाती है। बाकी इन पर मत ध्यान दीजिएगा, ये आपके ऑप्शन है। लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये मध्य प्रदेश ने शुरू की। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है सही। अगर यहाँ पर डिटेल से जानकारी लें तो लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है गाँव के जन्म को बढ़ावा देना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। यह योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, बाद में कई अन्य राज्य भी अपनाने लगे। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने सही कर दिया। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, अगर स्कूल में बच्चों को इनाम और सपोर्ट दिया जाए ताकि लड़के लड़की बराबर से पढ़ें, वही तरीका अपनाया मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना में। जैसे स्कूल में लड़की के लिए फीस कम और स्कॉलरशिप, वैसे ही लाडली लक्ष्मी में यहाँ पर लड़कियों के लिए हेल्थ स्कीम और एजुकेशन स्कीम और अदर यहाँ पर जो है क्रियाएं सम्मिलित हैं। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समान परिश्रम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972, 74, 76 या 78। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये 1976 में लगा था। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है सही। अगर ध्यान से समझिए तो यहाँ पर कह रहा है रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का उद्देश्य है समान कार्य के लिए महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन देना। किसी भी लिंग भेदभाव को रोकना। यह कानून 1976 में लागू हुआ और सभी उद्योगों, फैक्ट्रियों और कंपनियों पर लागू है। कहने का मतलब आप अभी समझ नहीं पाए हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं। अगर सोचिए भाई, अगर स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों होमवर्क बराबर करते हैं तो दोनों को बराबर मार्क्स मिलने चाहिए। वही नियम ये काम पर भी लागू होता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। भाव नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ में ज़्यादा है और मानसिक मतलब कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और एक कम पढ़ा लिखा है, तो वो अगर काम सेम कर रहा है तो उसकी यानी कि इक्वलिटी ज़्यादा, यानी कि पे जो होगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये नियम ये कहता है, इसलिए यह नियम 1976 में लागू किया गया था। अगर काम सेम कर रहे हो तो उसका पे आपको सेम मिलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है
भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है करेक्ट। देखिए डिटेल से मैं आपको बता दूं, यानी कि इस क्लास के 20 क्वेश्चन आप सभी के हो चुके हैं कंप्लीट। इन 20 क्वेश्चन में अपना फीडबैक बताइए, क्लास आपको कैसी लग रही है, कितने क्वेश्चन अभी तक आपके गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, ये क्लास कंटिन्यू रखी जाए या न रखी जाए, ये आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगली जो अपडेटेड क्लास हो ये आप सभी से तय हो सके। उसी हिसाब से मैं अपनी अगली प्लानिंग करूंगा टाइम टेबल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नई दिल्ली सही किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकना, सरकार को नीति बनाने में सुझाव देना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम लोग अभी भी नहीं समझे तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझा दूं। सोचिए भाई, अगर स्कूल में एक प्रधान या हेल्प डेस्क है, एक प्रधान या हेल्प डेस्क है जो लड़कियों की समस्या को सुनता है और उन्हें समाधान देता है, वैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग यानी पूरे भारत की महिला हेल्प डेस्क है और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा पीएम विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य समूह कौन है? किसान, कारीगर, छात्र या महिलाएं? तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कारीगर हो जाना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा के अंतर्गत कारीगर आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। कारीगर यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है छोटे और पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक और तकनीकी मदद देना, उनकी उद्योग क्षमता और कौशल को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बनाना। यह योजना विशेष रूप से कारीगर और शिल्पकारों के लिए है, ताकि शिल्प और काम को बढ़ावा मिले उन सभी को, और बैंक लोन, प्रशिक्षण और मार्केटिंग में सहायता मिले। इसका मुख्य उद्देश्य यह है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। सोचिए, अगर आपके गांव में कोई आदमी लकड़ी की कुर्सियां बनाता है, तो यहाँ पर सरकार ये कहती है कि हम तुम्हें सस्ती मशीन दे देंगे और ट्रेनिंग देंगे और मार्केट देंगे, ताकि तुम्हारा काम और आगे विकसित हो, बढ़े। यानी सरकार क्या करती है, इसको प्रोत्साहित करती, बढ़ावा करती है। वही काम पीएम विश्वकर्मा योजना कर रहा है कारीगरों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा मिशन शक्ति किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो मिशन शक्ति की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये मिशन शक्ति आपने नाम सुना होगा। मिशन शक्ति यूपी उत्तर प्रदेश है। 112 पर आपने देखा होगा, हर एक उस पर लिखा होता मिशन शक्ति। तो अगर बात करें मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण योजना है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और अपराध को रोकना, महिलाओं के लिए सुरक्षा, जागरूकता और सहायता प्रदान करना। योजना के तहत महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, पुलिस और प्रशासन से सहयोग की सुविधा दी जाती है। ये आपका यहाँ पर इतना फैक्ट है। अगर हम लोग अभी भी नहीं समझे तो आप समझ सकते हैं। देखिए, यानी कि कोई लड़की अगर स्कूल में परेशान है तो प्रधानाचार्य से शिकायत करती है, टीचर उसके हेल्प करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति योजना महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए है। ये आपके गलत हो जाती हैं जो नीचे आपके पॉइंट दिए गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो 2024 में भारत का ध्वजवाहक अगर पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम या रोहित शर्मा। तो अगर यहाँ पर आपने चोपड़ा राइट किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपने लॉक किया होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक दोनों थे, यानी कि नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु दोनों को भारत का फ्लैग बेगर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया? BHIM, CBDC यानी डिजिटल रुपए या AEPS। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई ने डिजिटल बढ़ावा दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है CBDC। डिजिटल रुपी आपका सही हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल रुपए यानी कि CBDC को बढ़ावा दिया है। CBDC का पूरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे कभी कभी डिजिटल रुपी भी कह देते हैं। यह सरकारी डिजिटल मुद्रा जिसे आरबीआई खुद जारी करता है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2003, 2005, 2006 या 2010? तो यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम।
ये आपका दिया गया था। इसका उद्देश्य था बच्चे यानी कि लड़के जो 21 साल के हैं, लड़कियां 18 साल के विवाह को रोकना। जो भी लड़का 21 साल का है और लड़की 18 साल की है तो उस विवाह को रोका जा सकता है। बालिकाओं और लड़कों के शारीरिक और मानसिक विकास को सुरक्षित करना। यह कानून 2006 में लागू हुआ और भारत में बच्चों के खिलाफ शादी को कानून के रूप में अपराध माना जाता है। इसमें सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्कूल में 12 साल की बच्ची को 15 साल के लड़के से शादी करवा दी जाए तो कानून यहाँ पर 2006 के अनुसार इसे रोकता है ताकि दोनों बच्चे पढ़ाई कर सकें और सुरक्षित रह सकें। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाता है 2006, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन या इंदिरा गांधी? तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार करेक्ट हो जाता है भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष। अगर बात करें यहाँ पर मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। उन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा की अध्यक्षता की। लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य होता है सदन की कार्रवाई की निगरानी करना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना, सदस्यों की बीच चर्चा और बहस को लित करना। यह पद भारत में महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर स्कूल है, स्कूल में कमेटी का प्रधान किसी लड़की को बनाया गया है और वो सभी बच्चों की मीटिंग चलाती है। ठीक वैसे ही मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष हैं और पूरे देश के सदन को संचालित करते हैं। यहाँ पर लड़की इसीलिए लिया गया था क्योंकि यहाँ पर मीरा कुमार एक लड़की के रूप में ही है। तो यहाँ पर मैंने उस हिसाब से एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की। नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिला शिक्षा, महिला स्वरोजगार या महिला सुरक्षा या महिला स्वास्थ्य? तो आप सभी को पता होना चाहिए नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिला रोजगार से। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट अपने हो जाते हैं सही। स्क्रीन पर कह रहा है अग्निपथ योजना में सेवा अवधि कितनी है? अग्निपथ योजना में सेवा अवधि कितनी है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो अगर बात करें यहाँ पर सेवा अवधि आपकी 4 है, जिसका नाम अग्निवीर आप लोग सुने होंगे। 4 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अग्निपथ योजना भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए नए भर्ती मॉडल हैं। इस योजना में भर्ती होने वाले सैनिकों और अग्निवीर इन्हें कहा जाता है। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट भर्ती होते हैं उनको सैनिक व अग्निवीर कहा जाता है। सेवा अवधि होता है 4 साल। इसमें 3 साल सक्रिय सेवा होती, 1 साल सेवा की समाप्ति के बाद आउट सेरिस प्रशिक्षण यानी ट्रांजिशन योजना करते हैं ये। इसका युवाओं को सशक्त और अनुशासित प्रशिक्षण देना, सैन्य सेवा के बाद नौकरी का व्यवसाय के लिए तैयार करना, बाद में चयनित 10 से 25% अग्निवीर स्थायी सेवा में रह सकते हैं। ये आपको पता चल गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आज समझ सकते हैं कि स्कूल में छात्र 4 साल तक किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करता है, इसके बाद उसे नौकरी या आगे की पढ़ाई का मौका मिलता है। वैसे ही अग्निपथ योजना में 4 साल वो सेवा देगा, उसके बाद अग्निवीर तैयार करके आगे करियर की तरफ वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारत का संविधान किस तारीख को अंगीकृत हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत का संविधान किस तारीख को अंगीकृत हुआ था, आप सभी लोग देखिए और बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 1 मिनट, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारत का संविधान किस तारीख को अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949। तो यहाँ पर आपने अगर 26 जनवरी 1950 को नहीं, नवंबर 1949 को ये आपका लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। यानी कि हमारा जो भारत है, भारत का संविधान किस तारीख को अंगीकृत हुआ? अगर अंगीकृत की बात की जाए तो 26 नवंबर 1950। लागू कब किया गया था ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको डिटेल में आपको बता ही देते हैं। देखिए भारत का संविधान जो है ये संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत यानी कि अडॉप्टेड किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान प्रभाव में आया और भारत को गणराज्य घोषित किया गया। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों ने तैयार किया। 26 नवंबर को इसलिए संविधान दिवस यानी कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग के गठन की अगर बात करें 2013, 2014, 2015 या 2016, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने स्थापित किया था। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की जगह आया था ताकि नीति निर्माण ज्यादा प्रभावी, समन्वित और भविष्य आधारित हो सके। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम जो था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था। तो आप सभी को अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बता दूं, जैसे स्कूल में पुराने नियम बनाए जाते थे लेकिन कुछ बदलकर नया नियम बोर्ड 2015 में बनाया गया, वैसे ही भारत की नीति निर्माण व्यवस्था को पुरानी योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग 2015 में शुरू किया गया था। इस क्रम में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2021, 2022 या 2023 या 2024? तो आप सभी को पता होगा 2023 में ये पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप समझ सकते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में 20 और 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी यानी 29 सितंबर 2023 को मिल गई और यह कानून के रूप में लागू हुआ। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान रखता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है G20 समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं, 18, 19, 20 या 21? तो G20 समूह में अगर सदस्यों की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 20 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले अपने बिल्कुल सभी स्टूडेंट हो जाते हैं सही। आप समझ सकते हैं कि G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, विकासशील और विकसित देशों के बीच समन्वय। इसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ EU शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल रुपी किसके द्वारा जारी किया गया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, RBI या SBI? तो आप सभी को पता होगा ये RBI के द्वारा जारी किया गया। पिछली अभी मतलब जो 2-3 क्वेश्चंस के पहले मैंने बताया था RBI ने इसको जारी किया है। अगर बात करें डिजिटल रुपी यानी कि CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जारी किया है। यह कागज के नोट और सिक्कों का डिजिटल रूप है। इसका उद्देश्य है सुरक्षित डिजिटल भुगतान, नकदी के विकल्प के रूप में सुविधा, वित्तीय समावेश और लेनदेन की पारदर्शिता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? वन नेशन वन इलेक्शन प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार, चुनाव सुधार या संघीय व्यवस्था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाता है चुनाव सुधार से संबंध रखता है। चुनाव सुधार ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन वन का उद्देश्य यहाँ पर सभी राज्य और लोकसभा के चुनाव एक ही समय पर कराना, चुनाव प्रक्रिया सरल और कम खर्चीली बनाना, चुनाव के दौरान प्रशासनिक और आर्थिक बोझ कम करना, इसे चुनाव सुधारों के तहत देखा जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत, जनरल नरवणे या एयर चीफ चौधरी? तो आप सभी को पता होगा जनरल बिपिन रावत ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि यहाँ पर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। भारत में सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच संपर्क और समन्वय स्थापित करने वाले सबसे बड़ा पद ये है। जनरल बिपिन रावत 2019 में भारत के पहले CDS बने। उनका कार्य है तीनों सेनाओं का समन्वय, रक्षा नीति, योजना पर सलाह, आधुनिक हथियार और रणनीति को अपनाना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लागू नए आपराधिक कानूनों में से कौन सा IPC की जगह लाया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या दंड प्रक्रिया? तो अभी मैंने आपको बताया था, वो शॉर्ट फॉर्म में बताया था, तो ये इसके डिटेल में फॉर्म में पूछ लिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप सभी लोग ध्यान रख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारतीय न्याय संहिता आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता है भारत ने पुराने ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 नए कानून लागू किए। उनमें से भारतीय न्याय संहिता को इंडियन पीनल कोड IPC की जगह लाया गया है। इसका मकसद है आधुनिक अपराधों और न्याय प्रणाली की जरूरतों के हिसाब से IPC को नया रूप देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो महिला संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992, महिला अधिकार अधिनियम 1995। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आपका हो जाता है करेक्ट। डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को भारत में एक
वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत बनाया गया था। इसके प्रावधानों के अनुसार आयोग को महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की समीक्षा करना, सरकार को सलाह देना, महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। कह रहा मिशन शक्ति योजना मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? मिशन शक्ति योजना महिला शिक्षा, महिला रोजगार, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी महिला स्वास्थ्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ना पता हो। क्वेश्चन में आंसर छुपा है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और ये क्लास कंटिन्यू रखी जाए तो आप लोग मुझे उसका फीडबैक के माध्यम से बताना। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार इसको शेयर करके फटाफट आप लोग हमारे इस जो है प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करिए, ताकि जो आगे की अग्रिम जो है प्रक्रिया, जो पोस्ट में मैंने यहाँ पर कमेंट किया था उसके प्रति हम लोग आगे अग्रसर हो। और नेक्स्ट आपकी क्लास जो होगी वो राष्ट्रीय मानवाधिकार पर होने वाली है। मानवाधिकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सेकंड पार्ट में अभी करवाने वाले हैं। तो फटाफट इस क्लास को वॉच करिए और सेकंड क्लास के लिए हो जाइए तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।